हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सो पहला चैप्टर जो है सिलेबस से रिलेटेड है, आपकी बार की रिड्यूस सिलेबस जो है सीबीएसई का 2012-13 वाला, उससे पहला चैप्टर जो है वो रिड्यूस है। तो हम लोग पढ़ेंगे सीधे सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है, क्या होता है सॉल्यूशन। सो अगर हम जनरल बात करें, ठीक है, हमारे पास कोई लिक्विड है जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। जनरली जो लार्ज होता है, जिसका वॉल्यूम लार्ज होता है, तो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जिसको हम अलग से मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है। सोल्यूट लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे नमक है हमारे पास, हमने सॉल्ट को डाला है पानी में, और हमारे पास एक सोल्यूशन मिल गया जिसको हम बोलेंगे ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, जब हमने 1 चम्मच नमक या थोड़ा सा नमक लेके पानी में डिजोल्व कर लिया, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट जो हमको मिक्सचर मिला उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन। उसका नाम होता है ब्राइन सोल्यूशन। तो क्या होता है सोल्यूशन, इट इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। तो जो मिक्सचर मिलता है हमको सोल्यूट का सॉल्वेंट में, या हम बोल सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ, एक और डेफिनेशन होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स जब हम मिलाते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, नमक को पानी मिला दिया, हमको मिल गया ब्राइन सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हो जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, नमक को अगर हम पानी मिला देंगे तो ब्राइन सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम चीनी को पानी मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरह ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सॉल्यूशन की। तो बात आती है सॉल्यूट, यानी जिसको हम मिलाते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का दैट वी डिजोल्व इन सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्वेंट मिलाते हैं। इट इज जनरली लेसर इन क्वांटिटी, ये क्या होता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे हम नमक को पानी मिला रहे हैं, ठीक है, तो नमक को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो नमक को ऑब्वियसली हम तो कम रखेंगे, पानी से ज़्यादा रखेंगे नहीं, तो हमको जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिलेगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट इन ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन जो होता है उसमें जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट का एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की, तो ये क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट of solution which in which solute is dissolved, जिसमें हम सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। इट इज जनरली लार्जर इन क्वांटिटी, इसको हम जनरली ज़्यादा रखते हैं। जैसे पानी को हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे एज कम्पेयर टू नमक, तब हमको मिलेगा सोल्यूशन। इस एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर इन ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन जो है, नमक पानी जो है, इसमें जो पानी होता है ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है। ये तो बेसिक टर्म है, आपको पता भी है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं आ रहा है इसकी, और इससे क्वेश्चन बनते भी नहीं एग्जाम में, ज़्यादा पूछेगा नहीं आपको सोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। रेयरली पूछ सकता है, पूछ लिया तो अलग बात है, बट कभी से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को नहीं मिले। ठीक है। इसके आता है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब होता है दो। जैसे बाई साइकिल यानी 2 पहिए वाली साइकिल, ट्राई साइकिल यानी 3 पहिए वाली साइकिल। तो बाई मतलब होता है दो, है ना। तो बाइनरी सोल्यूशन मतलब जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। जैसे ब्राइन सोल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है, नमक और पानी। तो ब्राइन सोल्यूशन क्या है, बाइनरी सोल्यूशन है। इसी तरह अगर हम बात करें शुगर सोल्यूशन की, तो ये क्या मिलकर बन रहा है, ये शुगर से और पानी से, तो ये क्या हो गया, बाइनरी सोल्यूशन। अगर हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं, लेट से हमने मिलाया उसमें HCl और H2SO4 और NaOH को पानी में, तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 और एक पानी, 4 कंपोनेंट। तो क्या ये बाइनरी सोल्यूशन है, नहीं, इसमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। समझते हैं।
इट इज अ सॉल्यूशन that is formed out of only two कंपोनेंट। तो ऐसे सोल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चैप्टर का थोड़ा बेसिक अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें देखना है जिसका आगे यूज होता है। मतलब जैसे अगर मान लो जो चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे काफ़ी क्वेश्चन बनाए, मोलैरिटी और मोलैरिटी पे क्वेश्चन बनाए काफ़ी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो बनते हैं आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर से या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके बाद फिर क्या बोलते हैं उससे बनते हैं राउल्स लॉ से, हेनरीज लॉ से। तो वो सब समझने के लिए ना हमको बेसिक चीज़ समझनी जरूरी है। जैसे मान लो क्या होता है मोलैरिटी, क्या होता है मोलैरिटी, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझेंगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे और उसमें बेस्ड मतलब जो टॉपिक्स है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है मगर पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इससे लास्ट ईयर के अगर हम एनालाइज करें पेपर को तो इससे क्वेश्चन आया नहीं है, मगर ठीक है फिर भी जानना जरूरी है। सो इसमें तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं। पहला होता है गैसियस सोल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सोल्यूशन, और तीसरा होता है सॉलिड सोल्यूशन। सो गैसियस सोल्यूशन की बात करें तो अगेन इसमें भी तीन टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द स्टेट, यानी किस स्टेट में हम मिक्सचर को मिला रहे हैं उस स्टेट में बात करें तो तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं मेन, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन में पहला कैटेगरी जो है वो है गैस इन अ गैस सोल्यूशन। ठीक है, यानी गैस को हम गैस में मिलाएंगे। तो उसका एग्जांपल क्या होता है, तो जब भी हम किसी भी गैस को किसी और गैस में मिलाते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिलता है उसको हम बोलते हैं गैसियस सोल्यूशन। ठीक है, यानी गैस इन अ गैस सोल्यूशन। इसका एग्जांपल होता है जैसे मान लो आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैस है। जो हमारे पास जो आसपास में एटमॉस्फेयर है ना, उसमें क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, क्लोरीन भी है लेसर अमाउंट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब जितनी भी गैसेस हैं सब क्या है, गैसेस हैं। तो ये जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है जो एटमॉस्फेयर, ये क्या है, ये सोल्यूशन है किसका, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का इन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस में, है ना। सो इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर। दूसरा बात करें तो ये होता है लिक्विड इन अ गैस सोल्यूशन। सो लिक्विड को हम मिलाएंगे गैस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है फॉग, मिस्ट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है गैस इन सॉरी लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल है सो हमारे पास देखो जैसे ये एक हवा का थोड़ा सा कम हमने सैंपल लिया है, जैसे मान लो इतना बड़ा एक गैस का सैंपल है। ठीक है, तो सुबह सुबह जब देखिए ठंडी के टाइम में फॉग होता है ना, फॉग में क्या होता है, पानी, फॉग में क्या होता है, पानी। ठीक है, जैसे अगर आपको देखना है तो आप अक्सर देखिए कुछ भी बाहर रखते हैं आज के टाइम में, ठंडी में कुछ भी बाहर रखेंगे, ठीक है, फॉग है तो हल्का सा वो देखिए उसके ऊपर मॉइस्चर जम जाता है। क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चर गैस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, या तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बारिश के टाइम में तो क्या होता है, पानी के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं गैस में। तो ये है क्या, ये मिक्सचर है किसका, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और ये किसमें है, एयर में, है ना, किसमें प्रेजेंट है, एयर में। तो ये किसका सोल्यूशन बन रहा है, ये वाटर इन एयर का सोल्यूशन बन रहा है, ना कि एयर इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, लिक्विड इन अ गैस सोल्यूशन। तो क्या वाटर लिक्विड, हाँ, किसमें प्रेजेंट है, गैस में, जो कि एयर है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, फॉग, मिस्ट वगैरह, इसका एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन अ गैस सोल्यूशन का, यानी देन लिक्विड इज प्रेजेंट इन अ गैस, तो सोल्यूशन को हम बोलते हैं लिक्विड इन अ गैस सोल्यूशन। तीसरा हो जाएगा आपका सॉलिड इन अ गैस सोल्यूशन, सॉलिड इन अ गैस सोल्यूशन, यानी आपके पास सॉलिड प्रेजेंट है गैस में। ठीक है, यहाँ से वाटर डाल, यानी अब कभी आपने कहीं ऐसा देखा है जहाँ पे आपके पास सॉलिड प्रेजेंट है, यही एयर के पार्टिकल्स इसमें सॉलिड प्रेजेंट है, कहीं थोड़ा सा सोचिए कहाँ देखा है आपने ऐसा। तो मान लो जैसे स्मोक होता है जो चिमनी से निकलता है, या तो स्मोक जो होता है जो काला काला धुआं होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, यानी अनबर्न कार्बन ब्लैक जो होता है ना आपका, जैसे लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी से धुआं निकल रहा है, उस धुएं में क्या छोटे 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 राख है ना, राख के पार्टिकल। राख क्या होता है, वो जो ऐसा क्या बोलते हैं, कार्बन जो जला है नहीं है, जो अनबर्न कार्बन है वो उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या देखिए छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स, है
है ना, ये कार्बन के पार्टिकल। कार्बन क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड के पार्टिकल से किसमें, एयर में। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्मोक। ठीक है, इसमें स्मोक क्या होता है, स्मोक में डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेना चाहें इसका सेम, तो क्या बोलते हैं, डस्ट हो सकता है। डस्ट क्या होता है, जैसे अब जब जाते हैं कहीं बाइक चला के या तो कभी अपनी गाड़ी में, तो देखिए अक्सर रास्ते में धूल होती है। तो धूल क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। कैसे होते हैं, सॉलिड। किस में प्रेजेंट होते हैं, एयर में। वो किससे एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड इन अ गैस सोल्यूशन। ठीक है, इसी मतलब अगर हम आगे बात करें लिक्विड सोल्यूशन की, जो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हमको इसी पे बेस बात करनी है। ठीक है, ये यही हम लोग का मेन चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, बाकी की सब तो ऐसे ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो लिक्विड का पहला होता है गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड सोल्यूशन। दूसरा हो गया लिक्विड इन अ लिक्विड सोल्यूशन। और तीसरा है सॉलिड इन अ लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो गैस इन अ लिक्विड, गैस इन लिक्विड एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब आप नहाते हैं तो क्या बोलते हैं, या साबुन यूज़ करते हैं तो झाग बनता है ना, झाग को हम बोलते हैं फोम। फोम क्या होता है, फोम होता है गैस के पार्टिकल होते हैं अंदर, देखो बुलबुला बुलबुला सब बन जाता है उसके अंदर, बबल्स टाइप का। तो बबल्स के अंदर क्या होती है, गैस होते हैं। ठीक है, गैस है, किस में है, लिक्विड में। ठीक है, पानी के अंदर है ना, जब झाग बनता है, फोम बनता है, तो उसमें क्या होता है, पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के, सॉरी सॉलिड के, गैस के थोड़े थोड़े पार्टिकल। तो इसको हम एग्जाम्पल देते हैं, फोम। फोम क्या होता है, फोम इज अ मिक्सचर ऑफ गैस दैट इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर गैस जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलेंगे फोम। अब लिक्विड या लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो मान लो इसका एग्जाम्पल होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है एसिड जो कि एक लिक्विड है, उसको मिला के इसमें है पानी में, जो अगेन लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन एग्जाम्पल डाइल्यूट एसिड। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे मान लो अगर आप घर में एक नमक पानी है, वो क्या है, लिक्विड। जो सोल्यूशन है नमक पानी को क्या है, लिक्विड। उसको अगर आप अगेन पानी में मिला दो या किसी और चीज़ में मिला दो तो क्या बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन एग्जाम्पल। अब बात आती है सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल, सॉलिड इन लिक्विड एग्जाम्पल की बात आती है तो देखो, कभी आपने जेली देखा होगा। जेली जो होती है, जेली क्या होती है, जेली के अंदर होता है लिक्विड मेन बेस, उसके अंदर सॉलिड के छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जेली आपका हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें आप देखा होगा तो सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करें सॉलिड सोल्यूशन की, तो उसमें भी अगेन ऐसे होता है, गैस इन अ सॉलिड सोल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड इन अ सॉलिड सोल्यूशन, एंड देन सी सॉलिड इन अ सॉलिड सोल्यूशन। तो हम बात करें गैस इन सॉलिड सोल्यूशन, तो अगर आपने पढ़ा हुआ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में, मानो जैसे कोई कंटेनर है, या आपका जो गैस मास्क होता है, जो मास्क होता है ना, जैसे कोयले की खदान होती है, या तो जहाँ पे माइनिंग्स वगैरह होती है, या जहाँ पे हार्मफुल गैसेस आसपास में होती है, तो एक मास्क पहनते हैं अक्सर लोग। उस मास्क के अंदर क्या होता है, इस मास्क के अंदर एक चेम्बर होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें एक ओपनिंग होती है। ठीक है, अगेन दूसरी तरफ ओपनिंग होती है। तो इसके क्या है, इसमें कोई गैस आती है, मतलब बाहर से गैस आई, इसके अंदर हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, जैसे मान लो में क्लोरीन है। ठीक है, और इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है। तो जितनी भी गैसेस है ये सब हार्मफुल है, अगर ये सब आप इनहेल करते हैं तो क्या बोलते हैं, चांसेस है कि डेथ हो सकती है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, तो जैसे मान लो मास्क का एंट्रिंग है, ये मास्क का एग्जिट है। ठीक है, तो यहाँ से गैसेस आएगी तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे चारकोल। चारकोल एक गुड एब्जॉर्बिंग एजेंट होता है चारकोल। तो चारकोल क्या करेगा, इसके अपने ऊपर गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने ऊपर गैस को स्टिक करा देगा, है ना, अपने ऊपर गैस को स्टिक करा देगा। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर हमने फेविकॉल रखा है, उससे कुछ सामान ले जा रही है, फेविकॉल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको चिपका लेगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि चारकोल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि चिपका लेगा गैसेस को। ठीक है, तो जितनी हार्मफुल गैसेस है सब उसके ऊपर चिपक जाएगी, बाकी जो फ्रेश एयर है वो यहाँ से पास हो जाएगी, यानी जो हम स्मेल करेंगे वो फ्रेश एयर आएगी हमको इनहेल करने के टाइम। बाकी हार्मफुल गैसेस को कौन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चारकोल। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि गैसेस, या एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं अभी, फॉर एग्जांपल थोड़ी देख ली, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन चारकोल। तो इसमें चार कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हार्मफुल गैसेस है, किसी ऊपर है, चारकोल के ऊपर। तो किसी सोल्यूशन बन गया, ये बन गया गैस इन सॉलिड का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। दूसरा आता है लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन का। अब ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल जेली है। लिक्विड इन सॉलिड यानी अक्सर हम लिक्विड को मिलाएंगे सॉलिड में। ठीक है, लिक्विड को मिलाना है
सॉलिड में। जैसे एग्जांपल क्या सकते हैं, जैसे आपने देखा है फोम, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो बर्तन धोने के लिए फोम आता है, प्रेस करने से चिपक जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या बोलते हैं उससे बनता है सॉफ्ट, वो नहीं होता, फ्लफी सा एक मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं बहरहाल, वो देखोगे कि घर में अगर स्क्रब वगैरह जो होता है फोम का, उसमें क्या होता है, उसमें जब हम पानी डालते हैं, ठीक है, तो उसको हम पानी में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर, एब्जॉर्ब हो रहा है यानी लिक्विड है, किसमें है वो, सॉलिड के अंदर, तो उससे एग्जाम्पल हो जाएगा फोम। अब ये फोम झाग वाला फोम नहीं, ये नहीं, ये अलग है, ये फोम, ये जो है आपका डिश वॉशिंग फोम है। जब बर्तन धुलते हैं उसके अंदर होता है ना फोम, क्या बोलते हैं, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, घर में जाकर आप देखेंगे अक्सर ज़्यादातर येलो कलर का आता है, ठीक है, तो वो होता है लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल। अब बात करें सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का, तो एग्जांपल हो जाएगा एलॉय। एलॉय का जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर हम कार्बन जो कि है एक सॉलिड, उसको मिलाएंगे इन अ आयरन, सॉलिड, अगर कार्बन को हम आयरन में मिला देंगे तो हमको मिलेगा स्टील। स्टील क्या होता है, स्टील एक एलॉय होता है, किसका, कार्बन और आयरन का। इसमें एलॉय क्या है, हम दो टाइप के लिक्विड को पिघला के मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम सॉलिड ना सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी जो मिला रहे हैं जिसको वो भी सॉलिड है कार्बन, और जिसमें मिला रहे हैं लोहा वो भी क्या है, सॉलिड, हमको रिजल्टेंट मिल रहा है स्टील, जो कि अगेन सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो स्टील क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है जिसको हम जनरली एलॉय बोलते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते, मगर एक जनरल आइडिया के लिए जरूरी है। अब इसका जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान लगाने वाला कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा सेंटेंस है या एक ऐसा वर्ड है जो हमको बताता है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन से हमारा मतलब ये होता है कि एक हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो सोल्यूशन 1 किलो का है, उसमें अगर हमारे पास आधा किलो सॉल्यूट है, इसका मतलब क्या है कि वो 50%, उसमें जो सोल्यूशन में 50% कौन है, हमारे पास सॉल्यूट है, यानी नमक, अगर हमने आधा किलो नमक डाला, आधा किलो पानी डाला, तो आधा आधा दोनों है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन बन रहा है 1 किलो का, उसमें 50% कौन है, उसमें 50% सॉल्यूट है। तो जब भी हम एक्सप्रेस करना होगा हमको क्वांटिटी, या तो अमाउंट या तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट है, उसके अंदर कितना सॉल्वेंट है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में या आपस में एक दूसरे के टर्म में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो हमको डिफाइन करना है कि क्या, परसेंटेज, परसेंटेज अमाउंट या तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेसिंग द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ different components of solution with respect to the solution or each other is called concentration। तो concentration क्या होता है, concentration मतलब होता है कि कितना परसेंटेज, कितना अमाउंट या कितना फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, सोल्यूशन के साथ में या तो आपस में कितना कितना परसेंटेज है सबका, उसी को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है बल्कि क्वांटिटी निकालना है हमको कि किसका कितना परसेंटेज है, किसका कितना अमाउंट है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन को नापते हैं, किसके टर्म में नापेंगे, पहला होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है किसकी, सॉल्यूट की, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लो आपको निकालना है कि कितना मास यानी कितना वजन का हमने इसमें नमक डाला है, तो हमको कौन बताएगा, मास परसेंटेज। आपको निकालना है कितना वॉल्यूम का नमक डाला है, तो वो बताएगा वॉल्यूम परसेंटेज। आपको नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में बात करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में बात करनी है, तो आप आता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटीज हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं जो हमको हेल्प करती है निकालने में, फाइंड आउट करने में, क्या, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का रेशियो किसी भी सॉल्यूशन में। तो पहला आता है मास परसेंटेज, तो इसको लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास
ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होता है इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज अगर हम लिखना चाहें तो मास परसेंटेज क्या होगा, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। सो रेशियो होता है मास ऑफ सॉल्यूट का टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। क्यों लिखा है इन परसेंटेज, तो बन जाएगा फॉर्मूला मास परसेंटेज का। ठीक है, जिस पे जैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, जैसे एग्जांपल बता दें क्वेश्चन अगर इस पे कैसे बनते हैं, देखो बोलेगा फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 30 ग्राम सॉल्ट इन 120 ग्राम एमोनिया। लेट्स से क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 30 ग्राम सॉल्ट इन 120 ग्राम एमोनिया। से आपको बताना है कि 30 ग्राम नमक को हमने मिलाया, 30 ग्राम आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें 120 ग्राम एमोनिया है, उसको उसमें हम मिला रहे हैं 30 ग्राम नमक। ठीक है, सो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें NaCl यानी नमक का कितना मास परसेंटेज होगा, यानी नमक का कितना मास होगा परसेंटेज के टर्म में। तो अब मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम डालते हैं तो हम किसको डालते हैं, नमक को डालते हैं, कितना है 30 ग्राम। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे 120 ग्राम रख देंगे, 120 ग्राम इंटू 100, वही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको 120 ग्राम क्या है, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। हमको यहाँ पे नहीं बोला मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ बोला मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का मास गिना जाता है। अब सॉल्यूशन कब बनेगा, 100 ग्राम एमोनिया जब तक अकेला है तो वो सॉल्यूशन नहीं, वो एमोनिया ही है। उसमें जब हमने नमक डाला तब वो सॉल्यूशन बना, तो यानी नमक का मास भी कैलकुलेट होगा ना इसमें। तो यानी 120 ग्राम में जब हम 30 ग्राम NaCl डाल देंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 30 ग्राम बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के, यानी 120 ग्राम प्लस 30 ग्राम यानी 150 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा 150 ग्राम। तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी टोटल जितना ही मास है वो होता है सॉल्यूशन। तो ये होगा 120 प्लस 150। तो मास परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। यहाँ 0 से 1 0 कट गया, और 3 5 15 एंड देन 5 20 100। तो कितना आ गया, 20% जो है वो क्या है, सॉल्ट है। इस सॉल्यूशन में 20% मास किसका है, सॉल्ट का। यानी टोटल सॉल्यूशन 150 ग्राम का है, तो उसमें से 20% जो मास है वो किसका है, एमोनिया का। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो टर्म है वो है, अगला टर्म जो है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, सेम है मास परसेंटेज की तरह, बस में क्या होता है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको मान लो किसी तरह से मास नहीं पता किसी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम पता है, तो हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना वॉल्यूम किसका है, यानी वॉल्यूम में कौन ज़्यादा आगे। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। जैसे क्वेश्चन बनता है कि इफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ लेट्स से हमारे पास है मीथेन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मीथेन, ये मीथेन नहीं बोलता, नमक, सॉल्ट इन 100 ग्राम या 100 नहीं 250 ग्राम water is 15%, then what is, ग्राम नहीं मिलीलीटर होगा, क्योंकि वॉल्यूम को हम ग्राम में ही नापते हैं, लीटर में नापते हैं ना। सो द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन 250 ml वाटर इज 15%, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या होगा बताओ, अगर हमको दिया वॉल्यूम परसेंटेज वाटर सॉल्ट का 15% वाटर में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम परसेंटेज देखो क्वेश्चन में दिया ना, वाटर का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है 15%, वाटर का वॉल्यूम परसेंटेज 15% इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कौन है, वाटर नहीं, नमक, जिसका निकालना है हमको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, नमक।
हमको नहीं पता कितना है। इससे सीधा आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, नमक और पानी दोनों। नमक का हमको नहीं पता, देखो यहाँ पे नमक था, नमक को हमने मिलाया, कितना नमक मिलाया है हमको नहीं पता। पानी कितना है हमको क्वेश्चन में दिया है, वाटर कितना दिया है 250 ml, 250 ml वाटर दिया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन जो बनेगा वो नमक और पानी दोनों को मिला के बनेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ पानी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं रखना, दोनों को मिलाना है। तो एक्स तो है नमक का प्लस पानी का कितना है 50 ml इंटू 100%। ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, क्या देखो ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, 15/100 इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 250। ठीक है, यहाँ से इसको चाहो काट भी सकते हो, 5 3 15, 5 20 100। ठीक है, तो 3/20 ये इधर इंटू होगा, इधर आ जाएगा, देखो ये इधर आके इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स 20x। ठीक है, यहाँ से 3x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 20x, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 250 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस 3, 17x। तो x कितना हो जाएगा 250/17। अभी जितना होगा निकाल लेंगे, यही क्या आ जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी 250 ml में से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद जो अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तीसरा, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इससे ज़्यादा यूज है नहीं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं। इसका यूज जो होता है, इट इज मेनली यूज्ड इन ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग एंड फार्मा इंडस्ट्री। ड्रग्स और फार्मा की जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है कि हमको बहुत छोटे छोटे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करना होता है। यानी अगर हमको आप एक दवा देखते हो, दवा कितनी आती है 10 mg 5 mg 2 mg 1 mg, मतलब उसमें मिलीग्राम में कैलकुलेशन होता है, बहुत छोटा कैलकुलेशन होता है। तो ड्रग्स और फार्मा में इसका यूज होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है या इसका जो मेन फॉर्मूला है, तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ solute in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास उस कंपाउंड का प्रेजेंट है, उस कंपोनेंट का प्रेजेंट है, तो उस कंपोनेंट का मास बाय परसेंटेज वॉल्यूम रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा। मान लो जैसे एग्जांपल ले लें, अगर मान लो लेट्स से हमारे पास 2 ग्राम कोई दवा है, 2 ग्राम कोई दवा है या कोई केमिकल है लेट्स से, और 2 ग्राम शुगर है। ठीक है, इन 100 ml कोई दवा है जैसे 100 ml ड्रग, तो 100 ml की ड्रग से उसमें 2 ml क्या है शुगर है, तो शुगर का मास परसेंटेज कितना हो जाएगा 2 मास ऑफ शुगर है ना, 100 ml ड्रग्स का वॉल्यूम इनटू 100%। चाहो तो करो, नहीं करो, नहीं चाहो तो नहीं करना है, वैसे करना जरूरी है 100% में। तो कितना हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2%, यानी 2% कौन है शुगर है इन 100 ml ड्रग्स। तो ऐसे निकालने के लिए होता है, वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना, एग्जाम में आया है पहले भी कभी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml। ठीक है, 100 ml की बात हो रही है तो इसे ध्यान देना इनटू 100%। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं, इसलिए इसे क्वेश्चन करने की भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो अगला है चौथा, वो है पार्ट्स पर मिलियन। अगेन इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से और जिसका आगे फर्दर भी यूज है, जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, मतलब जिसकी इस चैप्टर से क्वेश्चन आती हैं, जो कि है मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी। इससे अगर अभी नहीं आएंगे तो राउल्ट लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट पूरा यूज है, मतलब उसमें कैलकुलेशन के लिए आपको ये जानना जरूरी है। तो कौन सी चीज़ें, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, तो उसका यूज है, इनसे कोई यूज ज़्यादा है नहीं, तो बस थोड़ा थोड़ा याद रखिए, इन केस मान लीजिए क्वेश्चन कभी पूछ लेता है तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पार्ट्स पर मीनिंग करता है, इट इज रेशियो ऑफ मास, सॉरी नंबर ऑफ parts of the component to the total number of parts of all component in millions, in
मिलियन। तो फॉर्मूला जो बनता है पार्ट्स पर मिलियन का, तो पार्ट्स पर मिलियन बहुत 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 छोटी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ सॉल्यूशन है कोई, उसमें कोई क्वांटिटी बहुत कम अमाउंट में, जैसे अगर आप बात करें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसमें खासकर बहुत चलता है। जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं तो डिज़ाइन करते हैं, क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हाँ, जहाँ पानी साफ होकर आपके घरों में आता है, तो उसमें क्या होता है, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सॉल्यूट होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं पानी के अंदर, वो कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू पानी कितना है, यानी 1 लीटर पानी में बहुत बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं। अब 1 लीटर पानी में कितने पानी में पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा, इसी कंपेयर में डस्ट के पार्टिकल्स कितने होंगे, बहुत कम। तो उन सब के लिए यूज करने के लिए, मतलब उन सब के यूजेज में ये आता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी अगर यहाँ पे हम पानी साफ करना है, फॉर एग्जांपल हमको पानी साफ करना है, पानी में जो डस्ट के पार्टिकल्स उसको वो कितने नंबर में, जैसे मान लो लेट्स से 1000 सैंड के पार्टिकल्स हैं, लेट्स से रेत को पानी में मिली हुई है, जो हमारे घर में पानी आ रहा है पीने वाला, उसको साफ करने जब आता है तो 1000 रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कितने में, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट। कितने पार्ट्स हैं सॉल्यूट के, 1000, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी पानी के कितने पार्ट्स हैं, पानी के मान लो, अभी मान लो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी कितना है, तो 1 लीटर पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स से 10 की पावर 9 या 10 है एग्जाम्पल के लिए पानी है, ठीक है। तो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, पानी, सैंड या और भी कोई कंपाउंड है, सब कितने परसेंटेज, सब कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो उसको हमने लिख दिया इनटू, अब क्या बोले, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन कितना होता है 10 लाख, यानी 10 की पावर 6, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन। इसका यूज ज़्यादा है नहीं, इसका यूज बस सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बड़ी छोटी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने में है, ठीक है। तो ये जगह पार्ट्स पर मिलियन, और इसके बाद जो अगले टर्म्स है उसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसके बाद जो अगले टर्म्स हैं उसका काफ़ी यूज है, ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है। तो अगले टर्म्स कौन कौन से हैं, पहला है, मतलब सॉरी, पांचवा है आता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करेंगे राई से, ये होता है, सॉरी, राई से इसका फॉर्मूला होता है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखो फॉर्मूला होता है जो काई का, मान लो जैसे हमको एक रे निकालना है, काई है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई सॉल्यूशन बना है, जिसमें एक है ए पार्टिकल, एक है बी पार्टिकल, तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द नंबर ऑफ मोल्स को एन से दिखाते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर कितने और कितने कंपाउंड है, 2 हैं, ए और बी, तो यहाँ पे कितना होगा टोटल मोल्स, एन ए का और एन बी का, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला। मान लो अगर आपको निकालना है इसी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का कितना होगा, तो देखो यहाँ पे एन का ये था, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए हमको ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ए का रखना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए हमको ऊपर नंबर ऑफ मोल्स बी का रखना है, एंड नीचे अगेन जितने भी, ठीक है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर रखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, आपने पढ़ा है पहले भी, तो अगर याद नहीं है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास को हम डब्ल्यू से दिखा रहे हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या होता है, कितने पार्टिकल्स हैं एक सैंपल में, जैसे मान लो हमने बोला कि यहाँ पे 100 ग्राम कोई सैंपल है, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कितने एटम्स हैं किसकी, आपके जो भी कंपाउंड है, ठीक है। यानी यहाँ पे जिस कंपाउंड के बारे में बात करें, जैसे माना आपको कंपाउंड होगा, लेट्स से नमक है, पानी है, जो भी कोई भी कंपाउंड है, तो उस पानी के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, अगर 100 ग्राम का सैंपल लें, 100 ग्राम पानी लें, तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, उसको बताता है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे एग्जाम्पल लें अगर आपको समझाने के लिए, हमारे पास एक सैंपल है, उसमें हमने बोला आधा दर्जन बनाना है, हमारे पास केला है, ठीक है, आधा दर्जन केला है हमारे पास एक सैंपल में, कितना केला है, आप बोलोगे 6 केला है, कैसे निकाला, देखो हाफ
नंबर ऑफ डजन हाफ इंटू एक डजन में कितना होता है 12, तो हाफ इंटू 12 किया, कट के कितना आ गया 6। ठीक है, तो हमने बोला एक एग्जांपल के लिए कि एक डजन में कितना होता है, एक डजन में होता है हमारे पास 12 बनानास। ठीक है, तो बाकी आपको अगर पता हो कितने डजन है आपके पास तब बनाना निकाल सकते हो। एक डजन में कितने बनाना होते हैं 12, मतलब 2 डजन हमारे पास सैंपल में है, कितने बनाना हो जाएंगे 24 बनाना। अगर हम बोलेंगे 2.5 डजन है तो कितने हो जाएंगे 30 बनाना, तो निकालना आसान है। ठीक है, अगर आपको पता चलेगा कितने डजन है तो वो पता चलेगा कितने बनाने हैं, तो अगर आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आपको पता चलेगा कितने पार्टिकल्स। जैसे मान लो अगर हमने बोला एग्जाम्पल के लिए इसी की टर्म में समझते हैं, जैसे हमारे पास कितने डजन बनानास हैं ये पता चला है तो कितने बनाना है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दर्जन में कितने केले हैं अगर हमको पता चले कितने दर्जन हमारे पास केले हैं तो वो पता चलेगा कितने केले हैं। जैसे अगर हमने बोला एक सैंपल है उसमें हमारे पास 1 मोल कोई भी कंपाउंड है, तो 1 मोल में कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर के टाइम्स मॉलिक्यूल्स, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर हम बोलेंगे हमारे पास लेट्स से 2.5 मोल्स हैं तो कितने होंगे 2.5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देखो जैसे यहाँ पे 2.5 डजन में कितने थे, 2.5 इंटू एक डजन में 12 होते हैं, कितना आ जाएगा 30। 2 डजन में कितने होंगे 2 इंटू एक डजन में कितना होता है 12। देखो एक मोल में कितने इतने, तो 2.5 मोल्स में 2.5 इंटू एक मोल में कितने, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमको कितने अमाउंट ऑफ एटम्स हैं हमारे पास, तो इसका यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आई होप सो नंबर समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास कुछ याद तो होंगे आपको, मोलर मास जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मोलर मास होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, ठीक है, जो आपको यूज होने वाले वो बता दें। कार्बन का होता है 12, फिर नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, उसके बाद फिर सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5 और CH3 CH2 NaCl और बाकी जितना यूज होता रहेगा हम उसको लिखते रहेंगे साइड में। ठीक है, तो आपको याद रखना होना चाहिए मोलर मास क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। जैसे मानो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 60 ग्राम NaOH, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, 60 ग्राम कॉस्टिक सोडा इन लेट्स से 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम कॉस्टिक सोडा है, किसमें 90 ग्राम वाटर में, तो उसमें मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा NaOH का। देखो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 60 ग्राम NaOH, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा 60 ग्राम NaOH का। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है NaOH का। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na प्लस NB। ठीक है, अब ये NaOH क्या है A हम मान लेते हैं, NaOH A मान लेते हैं, वाटर को B मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, तो ऊपर कौन होगा Na और नीचे टोटल NaOH और वाटर सबका, यानी Na प्लस NB। तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 60 ग्राम, NaOH गिवन मास कितना है 60 ग्राम, मोलर मास कितना होगा उसको निकालना पड़ेगा। देखो NaOH है, NaOH का मोलर मास कितना होता है NaOH, Na यानी सोडियम, सोडियम कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस सॉरी हाइड्रोजन कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 40, कितना होगा 40, मोलर मास कितना हो गया 40, तो काटोगे इसको 0 से 0 कट गया 4, ये हो जाएगा 1.5। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4.5, तो यहाँ पे NaOH कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1.5, यहाँ पे Na 1.5 प्लस वाटर के कितने होंगे निकालना है, वाटर के कितने होंगे, वाटर को निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गिवन मास, वाटर का मास कितना दिया है 90 ग्राम, उसके बाद फिर वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 1 16, तो 16 तो 18 तो 18 5 90, तो जगह 5। ठीक है, तो ये आ गया 1.5 डिवाइड बाई 5, इसमें करना चाहें तो 1.5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 6.5, एक पॉइंट हटाना चाहता था तो ये जाएगा 15/65, काटोगे तो 5 3 15, 5 13 65 है ना, हाँ 5 13 65। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर तो ये जाएगा 3/13, पॉइंट डाला 0 हो गया, 13 2 26 माइनस किया 4, पॉइंट डाला हुआ है तो 0, 13 3 39, पॉइंट किया 1 आया 0, छोटा है फिर 0, तो ये आ जाएगा लगभग 0.23। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट
नहीं होती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल होती है और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल होती है। देखा मोल फ्रैक्शन की यूनिट निकालना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, उसकी यूनिट मोल, और नीचे इन दोनों की यूनिट मोल। तो मोल से मोल कट जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH? 0.23, यानी 0.23 मोल फ्रैक्शन हो गया NaOH का। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे एक एग्जांपल मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लेट्स से 32 ग्राम मीथेन इन 32 ग्राम वाटर। ठीक है, वैसे मीथेन और वाटर कभी मिलते नहीं है तो सोल्यूशन बनता नहीं है। मीथेन जो होता है डिजॉल्वेबल नहीं होता, घुलता नहीं है पानी में। ठीक है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है। ठीक है, गैस है ये, जल्दी घुलता नहीं है। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ऐसा, तो लेट्स से 36 कर लेते हैं, 36 ग्राम वाटर। ठीक है, तो बोला फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 32 ग्राम मीथेन इन 36 ग्राम वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किससे निकालना है? मीथेन का। तो इसको हम ए मान लेंगे, वाटर को बी मान लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ यानी का इज इक्वल टू Na प्लस एन बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा निकाल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला गिवन मास कितना दिया है 32 ग्राम। मोलर मास कितना होता है मीथेन का? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन, तो यानी 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो 16 हो गया, काटोगे तो 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना चाहो तो वाटर का 36 ग्राम वाटर, और वाटर का मोलर मास अभी निकाल ना H2, 2 और 16 18, तो ये जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोनों का 2 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों का अपॉन, तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन 4 काटोगे तो 0.5। तो 0.5 जो है मोल फ्रैक्शन किसका आ गया? मीथेन का। ठीक है, यानी 0.5% नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके हैं? मीथेन के। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनते हैं मोल फ्रैक्शन की। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपका जो राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ है या हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत बहुत बनता है। ठीक है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन, अगर राउल्स लॉ का फॉर्मूला देखोगे या मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला देखोगे, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट काई होता है। ठीक है, तो ये काई क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो जब क्वेश्चन आपको देखा तो इसमें काई की वैल्यू निकालनी होगी आपको। कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चीज जानना जरूरी है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आगे आप ये जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसको करना होगा तो ये यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली टर्म मोलैरिटी और मोलैरिटी पढ़ते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली टर्म है छठी, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है अगेन एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। ये इसके टर्म में भी हम कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं, किसका? सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं मोलैरिटी को, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute to the volume of solution in liters। क्या रखना, ये क्या होता है? ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन के वॉल्यूम लीटर में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा हमको लीटर में रखना है, क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो उससे मतलब हमको लीटर में रखना है। तो मोलैरिटी को हम डिनोट कर देंगे कैपिटल M से। इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में रखेंगे? लीटर में। ठीक है, तो फॉर्मूला जाएगा मोलैरिटी का। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट जो होती है, SI यूनिट नापते हैं इसको जो है हमें, वो है देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम नापेंगे मोल में। ठीक है, और सॉल्यूशन की यूनिट होती है लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। एक और यूनिट होती है इसको मोलर। अगर हम लिखेंगे 3 मोलर सोल्यूशन, अगर हमने लिखा 3 मोलर सोल्यूशन है या तो 3 M सोल्यूशन, इसका मतलब मोलर ही होता है। ठीक है, 3 मोलर सोल्यूशन है तो इसमें कितना, क्या मतलब है? 3 मोल पर लीटर का सोल्यूशन है। ठीक है, तो SI यूनिट मोलर लिखते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? मोलर। आगे जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला चैप्टर जो है उसमें
जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, या अगर आपने नर्स इक्वेशन देखी होगी, है ना, नर्स इक्वेशन में भी जब आप रखते हैं कॉन्सेंट्रेशन तो उसमें रखते हैं 0.001 मोल, है ना, ठीक है, होता है मोलर होता है, ठीक है, 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसका यूज होगा, ठीक है। मोलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और ये टॉपिक आपको आगे केमिस्ट्री में फर्दर मिलते रहेगा, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन भी आया था 2018 के 2015 में क्वेश्चन आया इससे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है, वैसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे किसी क्वेश्चन देखें, बोल रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, लेट्स से कोई इजी सा क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो कोई 500 ml का सोल्यूशन है, ठीक है, इसे 44 करूँगा, कोई 500 ml का सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमने मिलाया हुआ है, तो उसमें मोलैरिटी कितनी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हमको किसका मोलैरिटी निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, देखो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास कितना दिया है 44 ग्राम बाय मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन कितने, दो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना होगा 16, ठीक है, तो 12 2 into 16 32 प्लस 12 44, तो हो जाएगा 44 बाय 44, तो हो जाएगा आपका 1 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, 500 ml, हमको वॉल्यूम कितना रखना है लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मिलीलीटर को चेंज करने के लिए लीटर में डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से कट गया 0.5, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे 10/5, एक पॉइंट हटाया ऊपर 1 0 बढ़ गया, तो आ जाएगा 2। तो मोलैरिटी ऑफ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन इज 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोल पर लीटर या तो 2 मोलर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन और घुमा सकता है, क्वेश्चन में आपको मोलर मास पूछ सकता है थोड़ा घुमा के, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के मोलर मास पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अगली टर्म है, इसे क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ना लीजिए, इसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी एक दो प्रीवियस ईयर के, पुराने साल के। अभी जैसे देखते हैं अगला टर्म जो है मोलैरिटी, ठीक है, वो उसमें आर था, मोलैरिटी था, ये है मोलैरिटी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है, इसमें L होता है उसमें R होता है, तो ये क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें बस क्या चेंजेस है, इसमें मास रखते हैं केजी में, और यहाँ वहां पे सॉल्यूशन कम लेते थे, वहां पे हम जो लेते थे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, इतनी सी चीज चेंज है। तो अगर हम सॉरी मोलैलिटी का फॉर्मूला लेके तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लास्ट में तो क्या था वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ, वहां सॉल्यूशन था यहाँ पे आ जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास लेते हैं हम केजी में, ठीक है, ये हो जाएगा मोलैलिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, और नीचे केजी, इसको हम पढ़ते हैं मोलल, इसको हम पढ़ते हैं मोलल और दिखाते हैं स्मॉल m से। तो कभी लिखा है 3 मोलर सोल्यूशन, यानी 3 मोल्स पर केजी का वो सोल्यूशन है, ठीक है, इसकी मोलैलिटी कितनी है 3 मोल्स पर केजी, ठीक है। तो इसका जैसे क्वेश्चन देखें, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी देखते हैं, तो देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%। अगर आप देखेंगे 2013 बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला ग्लूकोज का मोलैलिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड बाय 10%, यानी जो सॉल्यूशन है ग्लूकोज का उसमें ग्लूकोज कितना है 10% है। तो हमने एज्यूम किया, लेट जब भी ऐसे दिया हो ना, मास उतना दिया हो, तो एज्यूम करते हो लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है बी,
100 ग्राम हमने माना सोल्यूशन में जो मास है सोल्यूशन में कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम का सोल्यूशन है, उसमें ग्लूकोज कितना परसेंटेज है 10%, यानी 100 ग्राम का कितना परसेंट ग्लूकोज होगा 10 ग्राम। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 10 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट 90 ग्राम। देखो समझा रहे हैं यहाँ पे हमें पता है सॉल्यूट ग्लूकोज सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कोई और है। जब हम ग्लूकोज को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है उसमें से 10 ग्राम 10% ग्लूकोज है तो 90% कौन होगा 90% सॉल्वेंट होगा जो बचा हुआ है। ठीक है, यानी जिसमें हम मिला रहे हैं, जिसमें दिया नहीं किसमें मिला रहे हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा वाटर का दिया है, ये वाटर दिया है। ठीक है, तो ग्लूकोज को हम पानी मिला रहे हैं इस लेवल एज 10% बाय वेट, यानी ग्लूकोज कितना है 10% है बाय वेट, तो 10% यानी 10 ग्राम है। पानी कितना होगा बचा हुआ यानी 90 ग्राम। समझ है कि नहीं यार। ठीक है, तो यहाँ से मास निकल गया। अब निकालना है व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हमने 10% डाला ग्लूकोज। ठीक है, बाकी बचा हुआ था 90% इसमें है वाटर। जब ये दोनों मिलेगा तो 100% सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सॉल्यूशन 100 ग्राम का हमने माना तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो 100% में से 90% क्या है वाटर, यानी 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो हमें मिल गया 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम जो भी वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो कैलकुलेट करना, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज है, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है पानी, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है पानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपको निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, तो ग्लूकोज का मास है 10 ग्राम और मोलर मास ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, यानी 6 कार्बन है तो 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन यानी 12 और ऑक्सीजन कितना है 6, तो यानी 6 × ऑक्सीजन का 16। ठीक है, देखो 6 कार्बन तुमने 6 से इंटू कर दिया, कार्बन को 12 ग्लूकोज यानी 12 को इंटू कर दिया 1 से तो 12 ही रहेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 6, तो 6 ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन का 16 है तो 6 कितना हो जाएगा 6 × 16। इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 to the 12 2 1 कैरी 6 6 72 प्लस 12 प्लस 6 36 6 3 कैरी 6 96। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6 7 8 9 10 0 1 कैरी 9 10 11 180, यानी जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज कितना हो जाएगा 180 ग्राम। यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 1/18 मोल्स। ठीक है, तो हमने सीखते ग्लूकोज का कितना नंबर ऑफ मोल्स है 1/18। मास ऑफ पानी कितना है 90 ग्राम। अब वो वॉल्यूम मास कितने लेना होता है केजी में, और मास कितना लेना होता है केजी में। देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये 1000 इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/1000 केजी हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम कितना होता है 1/1000 केजी। यहाँ पे 1 को अगर हम 90 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 ग्राम कितना हो जाएगा 90/1000 केजी। देखो मास को केजी में रखना है ना, अब हमने केजी में रख लिया। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया तो इसको लिखें तो 1/18 इंटू ये नीचे डिवाइड में तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/9। ठीक है, पता ना एक हाँ 100/9। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो जाएगा 100/9 इंटू 18 तो जाएगा 118 180 180 में से 18 तो 72 162। ठीक है, 90 प्लस 72 100, हाँ सही है 162। इसको हम सॉल्व करेंगे 100/162 तो यहाँ पॉइंट डालेंगे तो 0 लग जाएगा 162 5 6 तो 6 12 6 से करेंगे रेस्ट फ्रॉम टू 6 12 तो 1 कैरी 6 6 36 37 7 3 कैरी 6 6 9 तो जाएगा 972। ठीक है, माइनस करेंगे इसको तो आएगा 8, यहाँ बचेगा 97 98 228 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर हमने पॉइंट लगाया तो 0 बन जाएगा तो ये 1 से जाएगा 162, इतने करते हैं। ठीक है, तो ये जब तो काटोगे तो आएगा 0.61। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है मोलैलिटी 0.61 और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है मोलर, स्मॉल एम से निकालते हैं, ये तो मोल पर केजी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मोलैलिटी के। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि मोलर मास कितना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना क्या है गिवन मास में क्वेश्चन में दिया होगा तो डिवाइड करना है मोलर मास से। ठीक है, तो ये मोलैलिटी बुक में क्वेश्चन दिए थोड़े थोड़े, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, क्वेश्चन बुक में है, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के पूछे। ठीक है,
तो ये था बेसिक आइडिया हम लोग का पहले चैप्टर का। अब कल से जो है हम लोग मेन चैप्टर में जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। क्वेश्चन में पूछता है मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है। तो मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं कि जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी में हम कंसीडर करते हैं वॉल्यूम, मोलैरिटी में किसको कंसीडर करते हैं, मास को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। लास्ट के 2 या 3 साल पूछा गया इस क्वेश्चन को, लास्ट के अगर 10 साल के उठा हो गया तो 2 या 3 साल पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। दिल्ली के पेपर में भी 2015 या 16 में पूछा गया था, और सीबीएसई में पूछा गया 2-3 बार, ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंस, मोलैरिटी में हम क्या लेते हैं, मास लेते हैं, मोलैरिटी में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। मोलैरिटी में हम सॉल्यूशन के टर्म में निकालते हैं कैलकुलेशन, और मोलैरिटी में सॉल्वेंट के टर्म में, ठीक है। मोलैरिटी जो होता है इसमें वॉल्यूम, देखो मोलैरिटी में जो होता है वॉल्यूम आता है, मोलैरिटी में जो है मास आता है। सो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी जो है वो चेंज करती है, मगर मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं आता। तो ऐसे डिफरेंस आप निकाल के लिख सकते हो। तो डिफरेंस 3 तो हम बता दिए कि पहला क्या है, मास पे डिपेंड करता है, दूसरा वाला वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है वो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालता है, और जो मास पे डिपेंड करता है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालता है। और टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी में कोई चेंजेस नहीं आता, मोलैरिटी में आर वाले मोलैरिटी में टेम्परेचर बढ़ाने से चेंजेस आ जाता है मोलैरिटी में, ठीक है। तो बस इतना ही था, आज बेसिक हमने पढ़ लिया कि क्या क्या बेसिक्स होता है। अब कल से हम लोग जो है जो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे जितना भी चीज़ें, उसमें हम लोग बेसिक्स, ये जो आइडिया है ना इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स, ठीक है। इजी नहीं है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम में, तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, मगर हाँ इसके टॉपिक का यूज होता है आगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो राउल्स लॉ हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, या कुछ भी हो, आगे जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये सबका पूरा पूरा यूज है, ठीक है। तो बस आज के इतने रखते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला पार्ट, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।